नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर बताते हैं और अफवाहों से आगाह कराते हैं। साथ ही हम दुनिया के सभी टॉप एक्सपर्ट्स की राय भी हमारे कार्यक्रम में लेकर आते हैं। आज हम चर्चा करना चाह रहे हैं टीकाकरण की गति पर। जिस तेजी से या जिस गति से हमारे देश में टीकाकरण हो रहा है, उससे थोड़ी चिंताएं बढ़ गई हैं। फिलहाल सरकार ये दावा जरूर कर रही है कि दिसंबर तक सभी को टीकाकरण कर दिया जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है और उम्मीद यही करते हैं कि सरकार अपने दावों पर खरी उतरती है। आपको बता दें कि 108 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। सभी को वैक्सीन देने के लिए 216 करोड़ डोज की जरूरत पड़ेगी। सरकार ने दावा भी किया है कि उसके पास ये डोज आएगी और उसका ब्रेकअप भी सरकार की तरफ से पहले दिया गया था। 3 जून तक सिर्फ 22 करोड़ से कुछ ऊपर 22.5 करोड़ लोगों को ही अब तक वैक्सीन लग पाई है। तो ये जो गैप बना हुआ है वो बहुत ज्यादा बड़ा है और फुली वैक्सीनेटेड जिसे कहते हैं, यानी कि दोनों डोज जिसको मिल चुकी हो वो और भी कम है, वो 5 करोड़ से भी कम लोग हैं। तो इसलिए हम इस पर चर्चा करना चाह रहे हैं कि क्या हम इस बड़े गैप से पार पा पाएंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर हरीश गुप्ता जुड़ गए, जो कि मेंबर हैं सेंट्रल काउंसिल फॉर हेल्थ भारत सरकार की तरफ से, और हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जुड़ गए हैं, जो कि चेयरमैन हैं डिवीजन ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल से। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर गुप्ता, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। अभी जो हमें गैप दिख रहा है वो बहुत बड़ा नजर आ रहा है और जिस रेट पर, यानी कि जिस गति पर वैक्सीनेशन हो रही है, उससे लगता नहीं है कि दिसंबर तक वैक्सीनेशन हो पाएगा। कुछ आंकड़े कहते हैं कि हमको 90 लाख प्रतिदिन वैक्सीनेशन करना होगा अगर हमें अगली वेव को आने से रोकना है। आप क्या मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं मानता हूं कि हमें ना विश्वास की बात बहुत ज्यादा रखनी चाहिए। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने 1 साल के अंदर बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वैक्सीन हमारे देश की जरूरतों के हिसाब से जो हमारी कोल्ड चेन में आ सके वो दी, वो हमने शुरू की। हम विश्व में दूसरे नंबर पर हैं जहां तक हमने वैक्सीनेशन दी है। देखिए, वैक्सीन कोई ऐसी चीज नहीं है, पहले वैक्सीन बनाने में हमें बहुत साल लगते थे, इस बार हमने 1 साल के अंदर बनाई। अगर वैक्सीन के ट्रायल भी होने थे, जब कोवैक्सीन हमने लॉन्च की और उसके फेज 3 ट्रायल पेंडिंग थे, तो हमारे कुछ राजनेताओं ने कहा कि अभी इसके ट्रायल नहीं है, ये स्टेट नहीं लेगी, ये उस पार्टी की वैक्सीन है। तो वैक्सीन बनाने में वक्त लगता है। वी शुड अंडरस्टैंड। अभी भारत वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है। दिस इज वेरी अप्रिशिएबल। जो हमारी वैक्सीन है उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 0.003। तो बहुत ही कम, बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन है। मुझे पूरी उम्मीद है। डॉक्टर साहब, तो दूसरे नंबर पे आप जो बोल रहे हैं वो आप एब्सोल्यूट नंबर्स बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम परसेंटेज से जाएं, क्योंकि देखिए भारत की यही एक विपदा है कि हर चीज हमारी पॉपुलेशन के साइज पे आकर अटक जाती है। तो अगर हम पॉपुलेशन के परसेंटेज के साइज से जाएं तो हम दूसरे नंबर पर नहीं है डॉक्टर। हमारे से मैं मानता हूं आपकी बात। हमारे से ज्यादा वैक्सीनेशन अभी तक सिर्फ यूएस ने दी है और फास्टेस्ट 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन जो दे पाए हैं 130 दिन के अंदर, वो शायद भारत नंबर 1 है। जहां तक आगे आने वाले दिनों की बात है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारी सरकार के आंकड़े हैं उसमें ये कोई सरकारी बात नहीं मैं कह रहा, लेकिन हमें जैसा लग रहा है कि कल बायो ई के साथ हमारा करार हुआ, जिसमें सरकार का जो आंकड़े बता रहे हैं 30 करोड़ वैक्सीन का। स्पुतनिक ने अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दी है जो 10 करोड़ के करीब वैक्सीन देगी। एक बहुत बड़ी उपलब्धि और क्रांति जो आने वाली है वो है नोवावैक्स। नोवावैक्स की बहुत ही मिलियंस ऑफ डोजेज आएंगी, जिसमें कल ही हमने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री और यूएस की वाइस प्रेसिडेंट के बीच में भी बात हुई। नोवावैक्स की अवेलेबिलिटी इंडिया के लिए रहेगी। दूसरा, जो सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन अभी तक आ रही थी कि जब हम वैक्सीन को प्रोड्यूस कर रहे थे तो उनका रॉ मटेरियल उस वक्त जनवरी से पहले यूएस अपने लिए यूज कर रहा था और उसके बाद उसकी रिस्ट्रिक्शन हमारे पास थी। अब वो रिस्ट्रिक्शन दूर हो रही हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो दिसंबर की डेडलाइन है तब तक हमारी पूरी वैक्सीन हो जाएगी। लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है आपके माध्यम से, जो हमारे जहां वैक्सीन हेजिटेंसी, कल मैंने कुछ गांव ऐसे आपके टीवी चैनल पे भी देखे जहां 5% लोग वैक्सीन लगाने को तैयार हैं। हमारे राजनेताओं को
पॉजिटिव स्टेटमेंट देनी चाहिए और लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारे देश में वैक्सीनेशन, ये बात सही है कि वैक्सीन हेजिटेंसी को हमें या उसको लेकर के जो हिचकिचाहट है उसको भी रोकना होगा, कम्युनिकेशन उसको भी करना होगा उसके बारे में। लेकिन यहाँ डॉक्टर चंद्रा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, कभी कभार ये भी ख्याल आता है कि कहीं ना कहीं सरकार को एक रास्ता चुनना होगा कि या तो आप फर्स्ट डोज दे दीजिए सारी ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को, और उनको कम से कम एक लार्ज पॉपुलेशन आपकी एटलीस्ट फर्स्ट डोज के साथ कुछ एंटीबॉडी बना दे, या आप ऐसा कीजिए कि अब मैं सेकंड डोज वाले को प्रायोरिटी दे रही हूं। एक पॉलिसी आपको चुननी पड़ेगी। मुझे कभी कभार ये लगता है कि सरकार चुन नहीं पा रही है कि वो क्या करना चाह रही है, क्योंकि हम अभी आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि हमारे राज्यों में कितनों को 1 डोज मिल गई, कितनों को 2 डोज मिल गई है। तो वो भी थोड़ा एक सरकार अब तक असमंजस दिखाती रही है। डॉक्टर चंद्रा, आप क्या मानते हैं, थर्ड वेव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग जो वैक्सीन के बारे में ये कोशिश कर रहे हैं, बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है कि कैसे कम से कम 1 डोज सबको दे दी जाए। तो आप ये भी मान लीजिए कि अगर हमें 1 डोज 18 साल के ऊपर के लोगों को सबको देनी है, जिसके कि नंबर है करीब करीब 90 करोड़ टू 100 करोड़ लोग हैं। अब 100 करोड़ लोगों को अगर हमें एक सिंगल डोज भी देनी है तो उसके लिए, और हम ये भी चाहते हैं कि हम अपना जो इन्फेक्शन रेट है उसको फ्लैटन करें, अपनी जो वेव आने वाली है उसको फ्लैटन कर दें। तो अगर हमें फ्लैटन करना है, रियली फ्लैटन करना है, तो हमें कम से कम प्रत्येक दिन 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा, जो कि हमारी जो प्रेजेंट रेट है, एवरेज रेट है, इट्स अबाउट 25 टू एट द मोस्ट 36 लाख पर डे तक गया है, लेकिन एवरेज एक बार 42 भी गया था, एक दिन गया था बहुत पहले। हाँ, which is like for 1 day, so we cannot take that into consideration. हम एवरेज मान लें करीब 25 से 28 लाख के करीब देते हैं। अब ये अगर हम इसको 1 करोड़ करना चाहते हैं, which means we have to vaccinate 4 times the number of people every day. This is a very simple understanding for everybody कि हमें 4 गुना करना है। इसको 4 गुना करने के लिए 3 चीजें हैं इंपॉर्टेंट। एक तो हमारे पास वैक्सीन इतनी होनी चाहिए जिसके के लिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश हो रही है, और हम तो ये कहेंगे कि इस वक्त तो ये सिचुएशन है कि बैग बोरो एंड स्टील, जैसे जहां से भी मिले उसको लेना होगा। दूसरी बात यह है कि जो हमारी वैक्सीन जो ऑलरेडी हमारे यहाँ जिनकी ट्रायल फेज 2 में जा चुकी हैं, फेज 3 में आ रही हैं, हो सकता है उनको भी एक्सपेडाइट करके जल्दी से लाना पड़ेगा, प्लस नेजल वैक्सीन लानी पड़ेगी। तो यानी कि 1 करोड़ वैक्सीनेशन पर डे अगर हम कर लेते हैं तो हम थर्ड वेव को अवॉइड कर सकते हैं या उसको फ्लैटन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इतना नहीं कर पाए, मान लीजिए कि हम सिर्फ 70 लाख दे पाए, तो क्या होगा? तब इसके मतलब यह है कि करीब करीब हम 75% वेव को फ्लैटन कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने सिर्फ डबल किया अपना वैक्सीनेशन, ओनली डबल, तो 50% वेव फिर भी आएगी। ये हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हिस्टोरिकल डेटा है फ्रॉम द स्पेनिश फ्लू, जो हमारे पास एविडेंसेस हैं, जिसके के लिए हमें उसका जरूर सहारा लेना चाहिए इन एविडेंसेस का। प्लस हमारे पास खुद का इस बार का ही एविडेंस है कि हमारे को इतनी सीवियर वेव का सामना करना पड़ा। सो वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट, एंड वैक्सीन हेजिटेंसी को भी, जैसा कि डॉक्टर गुप्ता भी बता रहे थे, कि हर लेवल पे हम लोगों को समझाना है, बताना है कि भाई वैक्सीन लगवाओ, इसमें कोई हेजिटेशन मत रखिए। जी डॉक्टर, कहीं ना कहीं यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डेटा हमारे पास आ रहा है, डॉक्टर गुप्ता मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो डेटा हमारे पास, चाहे तो वो यूके से आ रहा हो, स्कॉटलैंड से आ रहा हो, ये सब हमें ये दिखा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट थोड़ा खतरनाक ज्यादा रहा है, जल्दी फैल रहा है, और अब हमारा डेटा ये भी कह रहा है कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जो हो रहे हैं वो डेल्टा वेरिएंट से ही हो रहे हैं। अहम यह हो जाता है कि इस वेरिएंट को देखते हुए शायद और जरूरी हो जाता है कि वैक्सीनेशन सुदृढ़ तौर पे सबको कराई जाए, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे कम से कम हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि इंसान जो है उसकी सिवियरिटी ज्यादा ना हो, वो अस्पताल ना पहुंचे या उसकी मौत ना हो। तो ऐसे में हमारी, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग लिमिटेड है, तो पर हमें ये अज्यूम करके चलना होगा कि डेल्टा वेरिएंट ही हमारा अभी सबसे खतरनाक है। तो ऐसे में क्या और ज्यादा एक तरह का अलर्ट या एक अलार्म नहीं बजना चाहिए कि इस वेरिएंट के होते हुए हमें वैक्सीनेशन और तेजी से करनी चाहिए? देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। हमें आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छी तैयारी करनी चाहिए। एक तो आपके माध्यम से मैं कहूंगा, एक हम सोशल वैक्सीन कहते हैं जिसको हम मास्क कहते हैं,
अभी मैं अलग से आपके साथ बात कर रहा हूं तो मास्क नहीं लगाया, लेकिन मुझे लगता है कि हमें मास्क का जो लगाना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। वैक्सीन अपनी जगह है, वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, लेकिन मुझे एक देश में आशा है, हम निराशा की बात नहीं करें। हमने जब पल्स पोलियो कैंपेन करा था तो करोड़ों बच्चों को हम एक दिन में वैक्सीन दे पाए थे, और इतना इफेक्टिव वर्ल्ड का जो पल्स पोलियो प्रोग्राम था वो इसी देश में हुआ था। तो मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले दिनों में जैसा हमने एक बार देख लिया है, जो तैयारियां हैं हम उस वैक्सीनेशन को दे पाएंगे। उसमें सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन को टैकल करना था। ये एक बहुत हमारे लिए अभी चैलेंज ये है कि सप्लाई का प्रॉब्लम हो रखा है। डॉक्टर चंद्रा, अभी आप जो पूरा टीकाकरण की ड्राइव देख रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहां आपकी नजर में क्या है? मेरी नजर में सप्लाई है, क्योंकि कम है, शॉर्टेज है। आप क्या मानते हैं, क्या प्रॉब्लम है? एब्सोल्युटली, देखिए ऐसा है कि सप्लाई इज अ रियल प्रॉब्लम जिसको कि हमें समझना चाहिए, क्योंकि जो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि करीब करीब कम से कम 10 करोड़ वैक्सीन पर मंथ जो हमें सीरम इंस्टीट्यूट से मिलेगी, और मे बी अनदर 2.5 to 3 करोड़ वैक्सीन हमें भारत बायोटेक से मिलेंगी, ऐसा उन लोगों का प्रोडक्शन का एक प्रोजेक्शन था। लेकिन अभी देख रहे हैं हम लोग कि उसका आधा ही वैक्सीन बन रहा है। तो उनको हेल्प करनी जरूरत है, उनको हेल्प की कि उनको रॉ मटेरियल्स मिले जो कि नहीं मिल पा रहे हैं अमेरिका से उनको, जिसके लिए कि सारे लेवल्स पे काम हो रहा है। तो वो रॉ मटेरियल्स मिलेंगे, और जो नई वैक्सीन हैं जो कि ऑलरेडी दुनिया में इस्तेमाल हो रही हैं, जिनके की ट्रायल्स हो चुके हैं, उनको ट्रायल्स में ना ला करके सीधे एक्सपेडाइटेड उनका वो होना चाहिए प्रोक्योरमेंट, सो दैट कि हमारे पास इस वक्त, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास कितना समय है सबको ही जानना चाहिए कि हमारे पास सिर्फ 30 हफ्ते हैं, यानी कि 6 मैक्सिमम आप मान लीजिए 6 महीने। अगर हमने 6 महीने के अंदर ये एक्शन नहीं लिया तो वी विल जस्ट बी टॉकिंग एंड नथिंग इज गोइंग टू हैपन। और क्योंकि ये रियलिटी है, वी कैन नॉट बी लिविंग इन अ आई वोंट से फूल्स वर्ल्ड, बट बेसिकली हमें रियलिटी को जानना चाहिए और हमें समय से काम करना होगा, जो हमने नहीं किया पिछली बार। अगर हम समय से काम करते तो हम इससे नहीं, क्योंकि हम पिछले 6 महीने में सिर्फ 20 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर पाए हैं, विच इज वेरी वेरी पुअर बाय एनी स्टैंडर्ड्स फॉर आवर कंट्री। इसीलिए हम लोगों को इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा, इतनी जाने गई। यंग पेशेंट्स, हम लोग तो देख देख के रोना आता है कि यंग पेशेंट्स की डेथ हुई है इस बार, फैमिली की फैमिली खत्म हो गई है। एंड सो वी कैन नॉट लिव इन अ इमेजिनरी वर्ल्ड कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम बिल्कुल अच्छा नहीं किया हमने। वी हैव टू इंप्रूव आवर एक्ट, और हमें अगले 6 महीने के अंदर कम से कम 100 करोड़ लोगों को तो करना ही पड़ेगा, तभी हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हम अगर ये टारगेट लेके नहीं चलेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू गेट ओवर दिस एंड वी विल फेस अ सीरियस प्रॉब्लम। सो इट इज नॉट गुड टू नो दिस, लेकिन हमें रियलिटी से अगर हम अभी भागेंगे तो हमें बाद में वही झेलना पड़ेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, जाते जाते आपका क्लोजिंग कमेंट अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। मेरे पास एक, देखिए मुझे पूरी उम्मीद है कि वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल होगी। वी हैव ए वाइड नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल। मेरी एक सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करें, बिकॉज हमारे डॉक्टर्स एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द सिटी हैं। जब वो बच्चों को वैक्सीनेट अपने क्लिनिक पे, अपने नर्सिंग होम में करते हैं, तो इस वैक्सीनेशन क्यों नहीं? अगर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर वैक्सीनेट करेगा तो आई एम वेरी श्योर विद द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन वी विल बी एबल टू अचीव द टारगेट। बट प्राइवेट सेक्टर हैज टू बी इन्वॉल्व इन ए बिग वे एंड देयर रोल हैज टू बी इंक्रीज। दैट इज माई remark and that is my request to the government. जी शुक्रिया डॉक्टर, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि सरकार का जो दावा है वो पूरा हो जाए, क्योंकि अगर 6 महीने के अंदर हम वाकई में, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर पाते हैं, तो तीसरी वेव का खतरा हमारे लिए बहुत कम हो जाएगा। और उस वेव का जो डर है वो लोगों को इस वक्त चिंता में डाल रहा है। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद देखिए एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। गूगल और एनडीटीवी की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है।
अगर आपको कोविड टीके की जानकारी चाहिए तो आसानी से आपको एक गूगल सर्च से मिल जाएगी। हर तरह की जानकारी, रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई जानकारी हो या फिर टीका कितना असरदार है, इस सब से जुड़ी जानकारी आपको मिल जाएगी। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर सुशील मंधानिया जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं मंधानिया कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के। शुक्रिया डॉक्टर मंधानिया हमारे साथ बात करने के लिए। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि भारत में फिलहाल किसी भी शख्स के लिए कौन कौन से टीके मौजूद हैं जिन्हें वो लगवा सकता है? देखिए, जो महाराष्ट्र में और देश में जो टीकाकरण शुरू हुआ था जनवरी के एंड से, तो 2 इंडिजिनस वैक्सीन अवेलेबल है। एक तो है कोविशील्ड और दूसरा है कोवैक्सीन। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने स्पुतनिक, जो एक रशियन वैक्सीन है, उसको भी अवेलेबल किया है, ताकि ये भी अभी लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा देखा जाए तो अभी 3 वैक्सीन अवेलेबल हो चुकी है लोगों को टीकाकरण के लिए। जी, और ये जो वैक्सीन हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, ये कितनी असरदार हैं? और खास तौर पे ये चिंता जो लोगों की रहती है कि नए नए वेरिएंट आते हैं, तो क्या इन पर असरदार हैं ये वैक्सीन या नहीं है, क्योंकि ये पहले बनी थी। तो ऐसे में आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा कि पहले तो चीज है, वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन से डरे मत। सेकंड प्रश्न जो लोगों का होता है कि सर कौन सी वैक्सीन ले, कोवैक्सीन ले कि कोविशील्ड ले, तो हमारी सलाह रहेगी कि हमें आपके पास जो भी अवेलेबल मिलती है वो लीजिए। दोनों का भी जो प्रोटेक्शन लेवल इज मोरलेस सेम। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अभी तक के जो भी डेटा अवेलेबल हुआ है, इसमें ये देखा गया है कि ये हमारे जो वेरिएंट्स पे भी काफी कारगर साबित हुई है और उस पर भी इफेक्ट हुए हैं। और फ्यूचर वेरिएंट्स के बारे में बोलना बहुत मुश्किल है, पर अभी तक के जितने भी वेरिएंट्स हमें इंडिया में जो मिले हैं, उसमें दोनों भी वैक्सीन काफी कारगर हुई है। जी, तो इतना तो साफ है कि ये वैक्सीन असरदार है। नए वेरिएंट्स पे भी जो अब तक आए हैं, मौजूदा वेरिएंट्स है, ये आपने साफ कर दिया है। लेकिन डॉक्टर, जिन लोगों को वैक्सीन लगी है, अगर एक ही डोज अभी तक लग पाया है, क्योंकि उनके चांस जो अभी तक एक ही डोज के लिए आया, उनको स्लॉट अभी मिला था और वो अभी दूसरी डोज के लिए इंतजार करें, तो एक वक्त बीच में पड़ता है। जो वक्त बीच में आता है, खासतौर पर जिनका 12 हफ्ते का या 16 हफ्ते का वक्त बीच में आ रहा है, उस दौरान वो क्या सावधानियां बरतें कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने वैक्सीन ले ली और आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाए। तो आप क्या समझाना चाहेंगे? देखिए, वैक्सीन जो जब मिलती है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वैक्सीन से आपको प्रोटेक्शन के लिए एक समय लगता है। तो इस समय जब तक कि हमको वैक्सीन का सेकंड डोज नहीं मिलता है, और सेकंड डोज के बाद में भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, वो तो करना ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें होती है, प्रॉपर यूज ऑफ मास्क। जनरली मास्क का बहुत ही गलत तरीके से यूज करते हुए मैंने देखा है, सब जगह होता है। इसमें नाक के नीचे रहेगा मैक्सिमम टाइम, जब दोस्तों में, घर वाले लोगों में, घर के मेंबर के साथ में जनरली हम मास्क नीचे कर लेते हैं। तो ऐसे वक्त सावधानी अगर हटती है तो दुर्घटना घटने की संभावना बढ़ जाएगी। तो जब भी वैक्सीन लगती है, वैक्सीन सेंटर्स पे, वैक्सीन सेंटर के बाद और उसके बाद में सेकंड डोज लगता है, सेकंड डोज लगने के बाद में भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का स्ट्रिक्ट पालन करना जरूरी है। जी, जाते जाते आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, जिन लोगों की वैक्सीन लग रही है, जो वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर्स पर पहुंचने वाले हैं, जो उनके घरों के आसपास हैं, आप क्या कहेंगे कि किन बातों का ख्याल रखें जब जाएं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहली चीज तो प्रायर रजिस्ट्रेशन करके जाए, डायरेक्टली खुद ना चले जाए। ऐसा जाने से कई बार समय बहुत वेस्ट होता है, बाहर बहुत देर तक वहां बैठना पड़ता है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपके जो भी खाना है, पानी पीना है, टॉयलेट्स है, आप वो पहले कर ले। क्योंकि मैंने देखा है कि वैक्सीन सेंटर पे कई बार जब लेट होता है तो लोग चाय नाश्ते के लिए या पानी पीने के लिए बार बार अपने मास्क को छेड़ते हैं, तो वो चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का स्ट्रिक्टली खुद ने भी पालन करना है, कि दूर बैठे, भीड़ भाड़ में ना बैठे। अगर आपका नंबर लेट है तो संभव हो सके जब तक बाहर खुले हवा में बैठे, ताकि खुले हवा में इस चीज का इन्फेक्शन की संभावना बहुत कम रहेंगी। और ज्यादा समय वहां वेस्ट ना करें, तुरंत अपना वैक्सीनेशन होता है तो तुरंत अपने घर जाए। बिल्कुल, तो 20 मिनट अगर आपको रोका जाता है मॉनिटरिंग के लिए तो उसके लिए रुकें और उसके बाद अपने घर जाएं। लेकिन डॉक्टर, घर आने के बाद क्या करें? क्योंकि कुछ लोग, ज्यादातर लोग छुट्टी लेकर के घर पे आए हैं, वो सोचने की कहीं कोई साइड इफेक्ट हो तो घर पे ही हो, तो आप क्या कहेंगे कि उस दिन क्या करें लोग? देखिए ना, वैक्सीन के बारे में, साइड इफेक्ट्स के बारे में काफी बोला गया है, पर मैं सबको एश्योर करना चाहता हूं कि इसमें देयर आर हार्डली एनी साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स तो एक पैरासीटामोल की गोली के भी होते हैं, तो इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। और मैक्सिमम जो साइड इफेक्ट देखे गए वो है थोड़ा सा एक फीवर हो सकता है, किसी को बॉडी एक हो सकता है, जो कि एक सिंपल वायरल इन्फेक्शन जैसे है। तो पहले प्रिकॉशन ये लेने की प्रॉपर हाइड्रेशन रखे, खाना अपना रेगुलर खाए, प्रॉपर इंटेक रखे खाने का।
फीवर का स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड रखें, और अगर फीवर आता है तो इसके पहले 3 दिन में हम क्रोसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो एस्पिरिटोकर का रिकॉर्ड है वो बाद में रखना चाहिए, इसका इमीडिएटली कोई रोल नहीं रहता है इसमें। और बिल्कुल डरे नहीं, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद। नमस्ते। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब जैसे ही मौका मिलेगा अपना रजिस्ट्रेशन करा के, अपना स्लॉट बुक करके अपना वैक्सीनेशन कराएंगे, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम इस महामारी को रोक सकते हैं। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।